सुप्रभात बच्चों। कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सारा आकाश का छठा अध्याय पढ़ेंगे। 5 अध्याय आप पढ़ चुके हैं। छठे अध्याय में हम देखते हैं कि समर कॉलेज से वापस आ रहा है कि रास्ते में उसका भाई उसे मिल जाता है, छोटा भाई जो कि प्रभा को लेने गया था, और वह बताता है कि भाभी आ गई है। अब ये बात सुनकर समर वहीं ठिठक जाता है। वो सोचता है कि मैं घर जाऊं या ना जाऊं। फिर वह पूछता है कि और वहाँ पर कोई बात तो नहीं हुई। तो अमर बताता है, जो समर का छोटा भाई है, बताता है कि मैं अब दोबारा वहाँ पर हमें मत भेजिएगा, क्योंकि वहाँ पर लोग जो है अम्मा बाबूजी भाभी सबकी बुराई कर रहे थे, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। भाई अपने घर वालों की बुराई हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी कि अब तुम्हारी भाभी ऐसी, तुम्हारी अम्मा ऐसी, तुम्हारे बाबूजी ऐसे, ये सारी बातें मुझे बिल्कुल जो है अच्छी नहीं लग रही थी। तो समर पूछता है कि और मेरे बारे में? कर आपकी तो सब प्रशंसा कर रहे थे। अब ये प्रशंसा कर रहे थे। समर को विश्वास नहीं होता है कि भाई सबसे अधिक शिकायत तो प्रभा को उसी से थी। फिर वो क्यों शिकायत नहीं कर रहे थे घर वाले, यानी घर वालों को उसने कुछ नहीं बताया। तो कह रहे आपकी तो बहुत पढ़ाई कर रहे थे, और ये जरूर पूछ रहे थे कि और कितना पढ़ना है, पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, प्रभा अगर जाएगी तो उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान तो नहीं होगा, और वो जितना भी पढ़ेंगे हम लोग को अच्छा लगेगा। यानी सब कुछ सकारात्मक था। बड़ा आश्चर्य होता है समर को, और मनी मनो प्रसन्नता भी होती है। और तब उसे अपनी उस गलती का एहसास होता है कि उसने जो है प्रभा के साथ बहुत अच्छा नहीं किया। उससे बात न करके प्रभा 4 दिन उसके घर रही, और फिर भी वह उससे बात नहीं किया। कारण क्या है? सोचता है कि पहला कारण क्या, ये बहुत बड़ा कारण था कि वो गठरी बनकर कमरे में आम दुल्हन की तरह नहीं बैठी थी, खिड़की के पास खड़ी की तो खड़ी ही रह गई। या वह स्त्री को अपने प्रगति के मार्ग में बाधा समझता था, क्योंकि यही यही शिक्षा उसने प्राप्त की थी कि स्त्री जो माया है और वह बाधक होती है मनुष्य की प्रगति के मार्ग में। कहीं इस यह वजह, या फिर उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध जल्दी कर दी गई, इसके लिए तो ये कोई वजह इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके वजह से एक मासूम लड़की को दंड दिया जाए, उसे बात न की जाए, उसकी उपेक्षा की जाए। तो कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि का बोध समर को होता है, और इस बात से ज़्यादा होता है कि प्रभा ने अपने घर जाकर उसके बारे में कुछ भी गलत बात नहीं कही है। ठीक है। तो फिर वो समर से कहता है कि अरे तुम समझ नहीं पाए होगे, वे लोग बुराई करना चाहते होंगे मेरी, या तुम समझ नहीं पाए होगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो अमर टाल देता है, वो नहीं कहता हाँ हो सकता है, क्योंकि वो फुटबॉल खेलने जा रहा था और बीच में समर मिल गया था, तो वो अपना फुटबॉल घुमाते हुए वह चल देता है। अब जो है समर को अपने व्यवहार का मुआयना करता है, सोचता है, और सोचते सोचते वह घर आता है। घर घर लौटते समय झिझक सी महसूस हो रही थी, साथ ही इतने दिनों से जो उदासी छाई हुई थी वह दूर हो गई थी। मैंने पहले ही बताया था, दरअसल समर का जो तनाव है, समर की जो उदासी है, वह इस कारण से ज़्यादा है कि वह अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया, या उसके साथ कोई सामंजस्य नहीं बैठा पाया। इसलिए अब उसको प्रभा आ गई है, ये सुनते ही उसकी उदासी छट जाती है। वह दूर हो गई थी। नीचे प्रेम का लहराता हुआ सागर निकल गया आया था। उसके हृदय में जो प्रेम का सागर था, जो प्रभा के लिए प्रेम था, वह प्रकट हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह उदासी कहाँ की चली गई, कहीं चली गई दूर, जो इतने दिन से जो उदासी उसके मन पर छाई हुई थी। तो उस समय उसे अपनी प्रचंड मूर्खता पर गुस्सा आ रहा था, और सोच रहा था वह, अरे
मैं भी कैसा व्यक्ति हूं कि जिसने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा। 4 दिन वो मेरे घर रही और मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अब मैं उसका सामना कैसे करूंगा? किस मुंह से उसके सामने मैं जाऊंगा? यह सोच सोचकर उसके प्राण सूखे जा रहे थे। यह न बोलने का बंधन पालने की क्या तुक थी कि जो उसने कसम खाई थी कि मैं बात ही नहीं करूंगा। कहती क्या इसका मतलब था, क्या तुक थी इसकी? इसका कोई जायज कारण तो नहीं दिख रहा है। आखिर क्यों क्यों उसने इस तरह का प्रण लिया था कि वो प्रभा से बात नहीं करेगा। उसे देखते ही मुन्नी चिल्लाई, भैया भाभी आ गई। अनायास ही मुंह से निकल गया, आ गई तो मैं क्या करूं? उसकी अंदर की जो ऐंठ है, अकड़ है, वह कम नहीं हुई। मुन्नी ने खुशी जाहिर की कि भाभी आ गई, तो वो ये जताना चाहता तो मैं क्या करूं, आ गई तो आ गई। मन ही मन प्रसन्न हो रहा है, मन मन फूटे, मन में खुशी फूटी पड़ रही थी, लेकिन वह स्वीकार करने को तैयार नहीं था इस बात को। मन ही मन प्रभा की प्रशंसा कर रहा था, वह कितनी समझदार है। अब उसे महसूस हो रहा था कि प्रभा तो बहुत समझदार है। ठीक है, अरे जरा सा ज्यादा नमक ही तो पड़ गया था, ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी। अब क्या उसे जिंदगी भर के लिए माफ नहीं किया जाएगा? नई जगह, नए लोग, असल में मेरी ही गलती है, मैं शुरू से ही जल्दबाज रहा। समर जो अपना मुआयना करता है, उसमें समर की एक कमी फिर सामने आती है कि वह बहुत जल्दबाज रहा है। यानी हर चीज़ बहुत जल्दबाजी में करना चाहता है और जल्द से जल्द हर चीज़ को प्राप्त कर लेना चाहता है। उसने थोड़ा भी इंतज़ार नहीं किया कि प्रभा अब नए घर में नए लोगों के बीच आई है तो थोड़ी सामान्य हो जाए, थोड़ी सी संभल जाए, तो अपने आप वह उससे बात करने लगेगी। लेकिन नहीं, वो जल्दबाजी थी कि क्यों, तुरंत क्यों नहीं, क्यों तुरंत ही उससे बोलना शुरू नहीं किया। तो उसे अपने आप पर अब गुस्सा आ रहा था कि वो बहुत जल्दबाज किस्म का है और उसने बहुत जल्दबाजी कर दी और प्रभा से न बोलने का प्रण ले लिया। भाभी ने कहा, तुम्हें प्रभा के आने का पता नहीं है? चलो बहू भूखी बैठी है, तुम भी खाना खा लो। भाभी ने फिर अपना दांव खेला, ये बताया कि उसे कितनी चिंता है। कह रहा क्या तुमको पता नहीं था? यानी तुम्हें पता था, फिर भी तुम लेट आए हो। अब तुम आए हो तो बिना तुम्हें खिलाए तुम्हारी पत्नी खाना कैसे खाएगी? ये भी पति को बिना खिलाए, भले ही पति बाहर व्यस्त हो, कितना भी देर कर दे, पत्नी भूखी बैठी रहती थी। ये भी एक तरीका था, ये भी एक रिवाज था कि पत्नी बिना पति को खाना खिलाए भोजन नहीं कर सकती थी। तो क्या तुमको पता है ना कि वो आ गई है, तो जल्दी आ जाते, वो भूखी बैठी हुई है, चलो तुम भी खाना खा लो। समर ने पहले खाना खाया और फिर लालटेन लेकर पढ़ने बैठ गया। ठंड अब पड़नी शुरू हो गई है। नींद से बचने के लिए वह जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोता था और सबसे बड़ी क्लास में वही पढ़ रहा है घर में, इसलिए उसे एक लालटेन घर में मिली हुई है। बाकी घर का सारा काम दूसरी लालटेन से किया जाता है, लेकिन आज समर का पढ़ने में मन नहीं है। तभी दरवाजे पर प्रभा की आकृति दिखाई दी। कुछ देर बाद उसने डरते डरते अंदर आकर धीरे से संदूक खोला, कुछ कपड़े निकाले और बाहर चली गई। यानी समर कमरे में जमीन पर बैठकर लालटेन जलाकर पढ़ने की भूमिका में था और प्रभा डरते डरते उस कमरे में आई और वह अपनी संदूक खोलकर उसने कुछ कपड़े निकाले और फिर बाहर आ गई। कुछ कपड़े निकाले और बाहर चली गई। मेरी सारी इंद्रियों की चेतना कानों में आ गई थी। सारी इंद्रियां उस कानों में आ गई थी का मतलब कि वो उसके आने और जाने, उसकी आहट को महसूस कर रहा था, बहुत ही शिद्दत से महसूस कर रहा था। उसका मन विभोर हो जा उसका मन विभोर हो आया।
मेरे भीतर उठने वाले इस उल्लास को मैं समझ नहीं पा रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर यह उल्लास कैसा है, ये मन में आनंद की लहरें जो उठ रही हैं वह क्यों है। वह इस बात को समझ नहीं पा रहा था। भाभी ने कहा तो कहा था कि दबा कर रखना, ये सारी बातें वो भूल चुका है। प्रभा ऊपर छत पर भाभी के पास चली गई। भाभी उसे जबरदस्ती नीचे भेज रही थी। भाभी कह रही थी कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम अपने कमरे में जाओ, यानी समर के कमरे में जाओ। प्रभा ने तीखे स्वर में जवाब दिया। प्रभा को भी गुस्सा है कि वह 4 दिन घर में रही और समर उससे बात नहीं किया और उस पर गुस्सा दिखाया, उस पर नाराज हुआ। ये बात प्रभा को अंदर ही अंदर बहुत कष्ट दे रहा था। इसलिए वह जो है वह उसके कमरे में सोने के लिए नहीं जाना चाहती है और वो कहती है कि जबरदस्ती वहाँ कहाँ जाकर सो जाऊँ। आप कह रही हैं उस कमरे में जाकर सोऊं, तो जबरदस्ती कहाँ जाकर सो जाऊँ मैं? कोई धुतकारता रहे और पूछ हिलाते रहो, कोई धुतकारता रहता है और मैं पूछ हिलाती रहूँ, मुझसे यह न होगा। उनके बोर्ड के इम्तिहान हैं, मैं क्यों तंग करूँ। असली बात तो ये है कि वह समर कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था और नहीं दिया था, उसने उसकी उपेक्षा की थी, इसलिए वह भी जबरदस्ती उसके कमरे में नहीं जाना चाहती और उससे कोई भी रिलेशन नहीं बनाना चाहती। तो कहती है जबरदस्ती मैं कैसे वहाँ जाकर सो रहा हूँ, कोई धुतकारता रहे और पूछ हिलाते रहो, यह मुझसे नहीं होगा। अब ये जो बातें प्रभा कह रही थी, अब इसके पहले आपने देखा कि समर की सारी इंद्रियां उसके कानों में जैसे समा गई हों, यानी बहुत तेज सुनाई दे रहा था उसको। अब प्रभा की ये बातें उसे सुनाई दे गई और सुनाई दी तो उसको ऐसा लगा कि वे शब्द नहीं है, जहर बुझे तीर है, जहर बुझे तीर है और उसमें दंभ और अहंकार भरा हुआ है। उन बातों में कितना अहंकार है, कितना दंभ है। अब इस बात से उसका पौरुष जाग गया, वह भी जो है तन कर बैठ गया। अच्छा, तो इतना घमंड, फिर वही बात आती है, कहता है कि अच्छा इतना घमंड कि कहती है कि मैं उस कमरे में नहीं जाऊंगी, मैंने उपेक्षा की थी, इतना घमंड, इस तरह से बात की जा रही है। उफ, कितना बाल बाल बचा। तुरंत उसकी मन स्थिति चेंज हो जाती है। जो अब तक सोच रहा था कि प्रभा की पक्ष में जो सोच रहा था वह तुरंत बदल जाता है और कहता है कि ओहो, मैं तो उससे प्रेम की बातें सोच रहा था, मैं उससे मधुर बातें सोच रहा था, तो मैं बाल बाल बचाऊं, बाल बाल बचा, बहुत अच्छी समय से बच गया मैं, क्योंकि कैसा गजब हो जाता। पुकारने में कसर ही क्या रह गई थी। जब वो कमरे से बाहर जा रही थी तो उसका मन हो रहा था कि प्रभा को रोक ले, उसे पुकारे, कहाँ जा रही हो, यहाँ आओ, बैठो। तो कह रहा है कि बस जरा सा बचा था कि मैं अभी पुकारने ही वाला था, तो कसर जो है बच गई थी। कैसा उज्जड डला जाए, देखो कैसे उज्जड तरीके से कह रही है कि हम कुत्ते की पूंछ नहीं है, हैं? कितना उज्जड तरीके से बात कर रही है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने उसकी जो वाणी है, उसकी जो बोली है वह तीखी, कटार जैसी तीखी है, आर पार कर देने वाली है, घायल कर देने वाली है। और उसके सामने मैं झुकने जा रहा था, मैं सोच रहा था कि वह बहुत अच्छी है और उससे मैं मेरा ही व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, अब मैं उससे बहुत अच्छे से बात करूँगा। जो ये मैं कर रहा था, ये मैं बहुत बाल बाल बच गया भाई। फिर कहता है कि बचा लिया ईश्वर ने मुझे, ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो मैं अपना सारा अहंकार, सारा दंभ छोड़कर मैं उसके आगे झुक जाता और फिर तो वह मुझ पर हावी हो जाती।
तो कहता ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो सारी उम्र रोता रहता। अगर एक बार भी मैं फिसल जाता तो फिर पूरी उम्र मैं रोता ही रहता। मुझे उसके दम्भ को ही समझना है। मुझे समझना होगा कि वो वास्तव में बहुत ही दम्भी लड़की है, बहुत ही घमंडी लड़की है। ये बात मैं नहीं सोच सका। जरा सा पढ़ क्या ली, अपने को क्या खुदाई समझने लगी। बस थोड़ा सा पढ़ ली है, ज़्यादा आम लड़कियों से ज़्यादा थोड़ा पढ़ी लिखी है, 10वीं पास हो गई है, और इसका इतना दम्भ, बार बार घूम कर वह उसकी पढ़ाई पे आ जाता है। जैसा मैंने पहले बताया था कि उस समय आम रिवाज नहीं था लड़कियों के पढ़ने का, और प्रभा पढ़ी लिखी थी। इस बात को वह हर बात में उसकी पढ़ाई लिखाई आ जाती है कि वह पढ़ी लिखी होने के नाते ही ऐसा कर रही है। तो कहता है अपने खुदा समझने लगी, जरा सा पढ़ क्या ली, खुदा समझने लगी। आज मैं सारे देवताओं को साक्षी मानकर प्रण करता हूँ कि इस स्त्री के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। फिर वही बचकानी हरकत। समर बहुत जल्दबाज है, बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है, निर्णय ले लेता है। और यहाँ फिर प्रभा के उस वाक्य को सुनकर वह कहता है कि सभी देवताओं को साक्षी मानकर मैं प्रण करता हूँ कि प्रभा से मैं बात नहीं करूँगा, मेरा उससे कोई संबंध नहीं रहेगा। कहता है कि तुलसीदास ने स्त्रियों के बारे में जो कहा है वह ठीक ही कहा है। तुलसीदास ने जो स्त्रियों के बारे में कहा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी ये सारे ढोल हो या गंवार हो या स्त्री हो, वह मार खाने से ही ठीक रहते हैं। चोट उन पर करो तब जाकर ढोल भी अच्छा स्वर देगा। गंवार जो मूर्ख है वो भी काम करने लगेगा, और स्त्री भी पीटी जाने के बाद ही सही रहती है। ये तुलसीदास का की कथन का अर्थ इस अर्थ में, तुलसीदास ने जो कहा था उसका अर्थ कुछ और भी था, लेकिन समर इसको इसी अर्थ में ले रहा है कि ये सभी ताड़न के अधिकारी होते हैं। इसलिए कहता है कि वह ठीक ही कहा है, हजारों सालों के अनुभवों का निचोड़ है। हजारों साल का अनुभव है, उस अनुभव से जो सार निकला था उस बात को तुलसीदास जी ने कहा था। और क्या कहा था कि यह वो बंदर है जो डंडे के आगे नाचता है, डंडे के आगे ही नाचता है। बंदर को डंडे के भय से मदारी नचाता है, वरना बंदर नहीं नाचे। बंदर अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करेगा, लेकिन जब मदारी डंडा हाथ में उठाता है तो बंदर नाचता है। यह संसार कितना भयानक है, कितना फिसलन भरा है। फिर वह दार्शनिक हो जाता है, फिर वह दर्शन की बातें सोचने लगता है। संसार कितना भयानक है भाई, जहाँ पर ऐसे ऐसे अभिमानी लोग हैं, कितना फिसलन भरा है। और ऐसा जगह है संसार जहाँ कोई भी बहुत आसानी से फिसल जाता है। थोड़ी देर में देखा वह बिना किसी झिझक के अंदर आई। थोड़ी देर बाद में प्रभा अंदर आई, सीधी अपने सामान के पास गई, खड़ी हुई खाट के पास। एक खाट जो जिस पर समर की खाट जो थी, अब वो जमीन पर ही दरी डाल कर लेटता था, तो खाट खड़ी कर दिया था। तो वो जो खाट खड़ी थी, खड़ी हुई खाट के पास जमीन पर अपना बिस्तर अलग लगाया और मेरी ओर पीठ करके लेट गई। इस साइड में समर सोया था और इस तरफ उसकी तरफ पीठ करके उस तरफ जमीन पर लेट गई। वो भी गुस्से से भरी हुई कि भाभी ने ढकेल कर उसको समर के कमरे में भेजा था। लेट जाओ, मेरा क्या जाता है। अब समर को बहुत गुस्सा आता है, कहता लेट जाओ, मेरा क्या जाता है। मनी मन सोचता है, रात भर पड़ी रहो, दिन भर पड़ी रहो, जिंदगी भर पड़ी रहो, मर जाओगी तो उठाकर फिकवा दूंगा। यहाँ बाप का घमंड तो सहते नहीं है, और तुम हो किस खेत की मूली। सवर का गुस्सा भड़क उठता है कि देखो इसका घमंड देखो। कमरे में आई और उसकी तरफ पीठ करके लेट गई।
बिना उसे बात किए, बिना उसे कुछ पूछे, बिना उसे कुछ कहे, कितना घमंड है उसको। तो वो उसका गुस्सा चरम पर आ जाता है और वो कहता है कि जाओ लेटी रहो, मुझे क्या, मर भी जाओगी तो ऐसे ही फेंकवा देंगे हम लोग, तुम्हारा घमंड नहीं सहेंगे। तुम सोचती हो कि हम पीट करके लेटे तो मैं मनाऊंगा? मैं उन लड़कों जैसा नहीं हूँ जो पत्नियों के पीछे पीछे घूमते हैं कि मैं नहीं मनाऊंगा, अपने बाप का तो घमंड में सहता ही नहीं हूँ, तो तुम किस खेत की मूली हो। ये अभिमान पुरुष का, वो उसका हाथ जागृत हो जाता है। हाँ, मेरा पहले दिन का व्यवहार ठीक था, सोचता है कि मैंने पहले ही ठीक किया था। पहले दिन जो मैं कमरे से बाहर निकल कर चला गया, इसको छोड़कर बिना इसे बात किए, बहुत अच्छा किया था, ये इसी लायक है, उसमें कुछ भी अनुचित नहीं था, ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए, वह इसी लायक है, इसी लायक है, उसके साथ ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। लालटेन की बत्ती का संतुलन बिगड़ गया था, सो धुआं तेज हो गया। यह लालटेन और धुआं एक तरह से इन दोनों के, समर और प्रभा के रिलेशन को भी, रिश्ते को भी प्रतिभाषित करते हैं कि बत्ती का संतुलन बिगड़ गया तो धुआं भर गया, यानी जितना गुस्सा था, गुस्से का धुआं समर के मन में भर गया। लालटेन के सिरे में धुएं की गांठें पड़ती गईं और लालटेन के जो ऊपर हिस्सा है वहाँ पर धुएं की गांठें पड़ती गईं और शीशे की साफ चिमनी पर कालीमा की परत दर परत चढ़ी। अब देखते होंगे लालटेन जब बहुत तेज जलने लगता है और उसका फिर शीशा जो है वो भी कालिक से भर जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस छठे अध्याय में किस तरह से प्रभा आती है समर के मन में, उसके आने की खबर से जो मधुर भाव जागते हैं वह फिर से पुरानी धारा में बहने लगते हैं, क्योंकि प्रभा झुकने को तैयार नहीं होती, वह समर से कोई माफ़ी नहीं मांगती, समर के कमरे में आना नहीं चाहती, और आती भी है तो उसकी ओर पीठ करके लेट जाती है, जिसके कारण समर का गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क उठता है और वह प्रण करता है कि वह सारे देवताओं की कसम खाता है कि अब मैं जीवन भर प्रभा से कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अभी तक प्रभा और समर के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाया है। 7वें अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि अगले दिन जो है समर बहुत प्रसन्न था, मानो कब कब के पुण्य प्रताप से किसी दुर्घटना से बाल बाल बच निकला। वो इसी बात से प्रसन्न है, वह इस बात से प्रसन्न है कि वो प्रभा से बच गया, प्रभा के मोह जाल में नहीं फंसा। अगर वह झुक गया होता, अगर वह उससे प्रेम व्यवहार से रहता तो प्रभा जो है, जो इतनी घमंडी लड़की है, वह उसके सिर चढ़ जाती और फिर जीवन भर उसे भोगना पड़ता। तो सुबह बहुत प्रसन्न रहता है कि वह बाल बाल बचा और कहता है कि बहुत जो है पता नहीं कब का मैंने पुण्य किया था कि जिसका लाभ हमें मिला। जरा से भावावेश में कितनी भारी गलती से संयोगवश बच गया। मैं भावनाओं में बह रहा था, उसे पत्नी समझ रहा था, अपनी गलती का एहसास कर रहा था, मुझे लग रहा था कि सारी गलती मेरी है, लेकिन अब उसे महसूस होता है कि मेरी गलती नहीं है, ये घमंडी लड़की है, इतनी ज़्यादा घमंडी है कि ये जो है अपने पति से कैसे व्यवहार करना चाहिए ये भी नहीं पता है। तो बहुत अच्छा मैंने इसके साथ किया। सुबह जानबूझकर भाभी से कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे इस चक्कर में मत फंसाओ, जरा पढ़ लिख सकूं इसके लिए तो कोठरी साफ की है, उसमें भी इस उसको सारी दुनिया को ठूस दोगी तो वहां कोई कैसे पढ़ेगा। 3 महीने की ही तो बात है, सो तुमसे रुका नहीं गया। अब भाभी से कहता है कि 3 महीने और परीक्षा में रह गए थे, 3 महीने की तो और बात थी, और तुम, मैंने कमरा साफ किया था अपना पढ़ने लिखने के लिए, परीक्षा मेरी पास थी, और तुम जो है जिस किसी को यानी प्रभा को जिस किसी को कहता है
जिस किसी को कमरे में ठूस दोगे तो मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे पढ़ूँगा। वो प्रकारांतर से प्रभा को सुनाने के लिए कहता है, क्योंकि उसने भी कहा था कि वह उस कमरे में नहीं जाएगी, तो इसलिए वो फिर उसको कुढ़ाने के लिए उसको करता है। लाला जी, जिस काम में तुम्हें सुख न मिले हम वह काम क्यों करेंगे, पर और कोई कोठरी ही कहाँ है, वह बेचारी दूसरी बार ही तो आई है, तुम ही बताओ। भाभी अपनी सफाई देती है कि लाला जी तुम भी अजीब बात करते हो। अरे भाई मैं भी क्या करूं, कोई और दूसरी कोठरी तो है नहीं, वही कोठरी एक है, अब वो तुम्हारी पत्नी है और दूसरी बार ही तो आई है, तो उसको कहाँ भेज दें हम भाई, उसको कमरा चाहिए ना, और तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हारा ही कमरा उसको में भेजा जाएगा। तो अब मैं क्या करूँ, तुमको अगर इससे तकलीफ हो रही है तो ये मेरी कोई मंशा नहीं थी तो मैं तुम्हें तकलीफ दूँ। तो बताऊं, पहली बात तो मुझे शादी ही नहीं करनी थी, जबरदस्ती यह पत्थर मेरे गले बांध दिया। अब यह भी कोई जबरदस्ती है कि दूसरों के कहने से उसे पसंद भी करूं। फिर और नाले पर डाला देता है, कहता है कि पहली बात तो ये कि मुझे शादी नहीं करनी थी, तुमने ज़बरदस्ती हमारी शादी करवा दी, ज़बरदस्ती पल्ले बांध दिया। अब ज़बरदस्ती, अब यह भी ज़बरदस्ती है कि आप लोग कहिए, दूसरे कहें और मैं उसे पसंद भी करूं। मैं उस पसंद तो अपनी इच्छा से होती है, मैं उसे पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे पसंद नहीं है मुझे, तो आप लोग ज़बरदस्ती कहते हैं कि उसे पसंद करो, तो ये और ज़बरदस्ती है। फिर भाभी कहती हैं, पता नहीं तुम्हें पसंद क्यों नहीं, मुन्नी बीबी और अम्मा जी यूँ भले ही नाराज हों, लेकिन कहती यही है कि घर में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई। भाभी के मन की जो पीड़ा है वह ऐसे उभर कर सामने आती है। वो कहती है कि अम्मा जी और मुन्नी बीवी जो हैं वो तो कहती हैं कि परिवार में ऐसी सुंदर बहू नहीं आई, यानी भाभी भी वैसी सुंदर नहीं है। प्रकारांतर से ये बात सब लोग कह रहे हैं, भले ही अन्य बातों के लिए प्रभा से लोग नाराज हैं, उसकी शिकायत करते हैं, लेकिन इस बात पे सब लोग एक राय हैं कि प्रभा पढ़ी लिखी भी है, सुंदर भी है, सुगढ़ भी है और वह जो है गुणवती है। ये बात ही भाभी को खल रही है। तो समर और भाभी में जो वार्तालाप होती है उससे पता चलता है समर तो अपना गुस्सा है, नाराज है, इसलिए वह भाभी से ऐसी बातें कहता है, और भाभी जो ईर्ष्यालु हैं इसलिए वो इस बातों को इस तरह से घुमाकर कहती हैं। बाप तो कहता था कि मैंने पढ़ाई में 20,000 रुपये खर्च कर दिए, बाजा सिखाया, गाना सिखाया, अच्छी से अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई, रुपया नगद नहीं कर सका तो क्या हुआ। यह कहकर भाभी हंसती रही। भाभी को हंसने का मौका मिला। कहता है कि उसका पिता तो कहता था कि शादी पढ़ाई में उसके 20,000 रुपये खर्च किए हैं, उसे बाजा सिखाया है, गाना सिखाया है, अच्छी से अच्छी सिलाई कढ़ाई सिखाई है, भले ही नगद न दे सका तो क्या हुआ। यानी ये सारी चीज़ें मजाक की बात जैसे हो कि लड़की के लिए या दुल्हन के लिए या बहू के लिए पढ़ाई लिखाई सिलाई कढ़ाई ये सब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि उसका बात व्यवहार। फिर वो कहता है, मजाक मत करो भाभी, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हमें पढ़ने दो। समर प्रार्थना करता है कि भाभी मुझे पढ़ने